हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के अनुच्छेद। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो हमने पार्ट 1 में आपको 1 से लेके 51 तक के अनुच्छेद को कंप्लीट किए थे। तो आज के वीडियो में हम 52 से लेके 151 तक के अनुच्छेद को कंप्लीट करेंगे। तो भाग 5 जिसमें संघ के बारे में बताया गया है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। ठीक है, तो ये जो भाग 5 है इसका उल्लेख है 52 से 151 अनुच्छेद में। तो ये भाग 5 को 5 भागों में बांटा गया है समझने के लिए। जैसे कि अध्याय 1 कार्यपालिका जो है उसका उल्लेख किया गया है 52 से 78 अनुच्छेद तक। उसके बाद अध्याय 2 को पढ़ेंगे जिसमें संसद के बारे में बताया गया है और संसद का उल्लेख किया गया है 79 से 122 तक। उसके बाद पढ़ेंगे अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के बारे में बताया गया है 123 अनुच्छेद में। उसके बाद पढ़ेंगे अध्याय 4 न्यायपालिका के बारे में बताया गया है जिसका 124 से 147 अनुच्छेद तक इसका विस्तार किया गया है न्यायपालिका के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे अध्याय 5 जिसमें CIG यानी कि नियंत्रण महालेखा परीक्षा के बारे में बताया गया है जिसका उल्लेख 148 से 152 तक है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा CAG। तो अध्याय 1 को पढ़ेंगे अब। तो अध्याय 1 में कार्यपालिका के बारे में बताया गया है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 52 से 78 तक है। तो ये अध्याय 1 को हम कंप्लीट करेंगे 52 से 78 अनुच्छेद तक। तो अनुच्छेद 52 में है भारत के राष्ट्रपति, अनुच्छेद 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का चुनाव, अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, किस प्रकार उसका चुनाव किया जाएगा, अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल होता है 5 साल के लिए राष्ट्रपति के कार्यकाल बताया गया है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन, इसमें बताया गया है कि आप राष्ट्रपति के पद पर जितना चाहे उतना बार बन सकते हो। अब नेक्स्ट अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता। तो राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने के लिए हमें क्या क्या योग्यता चाहिए? तो हमें 35 वर्ष के आयु पूरा होनी चाहिए और हमें भारत के नागरिक हो और कोई पागल दिवालिया न हो और किसी भी लाभ के पद में न हो। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति कार्यकाल की शक्ति। अनुच्छेद 60 में बताया गया है राष्ट्रपति शपथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के पद रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति का कार्यकाल राष्ट्रपति 6 माह के लिए करेगा। यानी कि राष्ट्रपति के पद अगर किसी कारणवश खाली रह जाते हैं तो उसके लिए कोई कार्यवाहक बनाया जाएगा जो 6 माह के लिए उस कार्य को कर सकते हैं। अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यों के परिषद का पदेन अध्यक्ष। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा राज्यसभा करता है। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति के पद की अवधि 5 साल चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। मतलब उपराष्ट्रपति का जो अवधि होता है वो 5 साल के लिए होता है और इसका चुनाव करते हैं राष्ट्रपति। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति भरने के लिए चुनाव व्यक्ति का कार्यकाल तथा यथाशीघ्र भरा जाएगा। मतलब इसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 68 में कि उपराष्ट्रपति के पद अगर खाली रह जाते हैं तो उसका चुनाव शीघ्र ही किया जाएगा। अनुच्छेद 69 में बताया गया है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। तो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ जो होती है यह अनुच्छेद 69 में बताया गया है। अनुच्छेद 70 में बताया गया है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन। नेक्स्ट अनुच्छेद 71 में बताया गया है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में विवाद होने पर सुप्रीम कोर्ट सुनेगा।
अनुच्छेद 72 में बताया गया है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने या हटाने का काम करने की शक्ति है। मतलब अनुच्छेद 72 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, अगर वह किसी भी कोई कार्य करते हैं उसको क्षमा कर देते हैं, कुछ मामलों में सजा भी सुनाने की शक्ति है, उसके बाद निलंबित या हटाने का शक्ति भी राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यकारी शक्ति। अनुच्छेद 74 भारत के प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 75 मंत्रियों की संख्या पदविधि नियुक्ति करना। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी, भारत के लिए अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के व्यवसाय का संचालन। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को जानकारी दे हर एक चीज़ का। तो हमने अध्याय 1 को कंप्लीट किया। तो अब हम पढ़ेंगे अध्याय 2, जिसमें संसद के बारे में बताया गया है, जिसमें हम 79 से 122 तक पढ़ेंगे। उसमें संसद के बारे में बताया गया है। जैसे कि अनुच्छेद 79 संसद का गठन। तो संसद का गठन करता है राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति संसद के 3 अंगों के द्वारा। अनुच्छेद 80 में बताया गया है राज्यसभा का गठन। तो वर्तमान में अभी राज्यसभा की सीटों की बात करें तो 245 है और टोटल राज्यसभा की सीटों की संख्या 250 है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राज्यसभा की सीटों की संख्या कितना है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 81 लोकसभा का गठन। वर्तमान में लोकसभा में 546 सीटें हैं, लेकिन टोटल सीट की बात करें तो 552 हैं। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 में बताया गया है संसद की सदस्यता के लिए योग्यता राज्यसभा का 30 वर्ष और लोकसभा का 25 वर्ष योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 85 संसद के 17वां और लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति संसद को संदेश भेजने का अधिकार। मतलब राष्ट्रपति जो है यह संसद को संदेश भेजेगा। कौन सा आर्टिकल से? तो अनुच्छेद 86 के तहत। अनुच्छेद 87 संसद के 2 सदनों में अभिभाषण करेगा। अनुच्छेद 88 दोनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। अनुच्छेद 89 राज्यों की परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 90 उपसभापति के पद में अवकाश और त्यागपत्र और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 91 उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की अध्यक्ष के पद के कर्तव्य का बारे में बताया गया है अनुच्छेद 91 में। तो अब हम पढ़ेंगे 92। तो अनुच्छेद 92 नहीं है, कोई बात नहीं। अनुच्छेद 90 जो 3 लिखा गया है वो 92 ही है। ठीक है, तो 92 में है अध्यक्ष या उपसभापति का अध्यक्षता नहीं करना जबकि उसके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। यह 92 में बताया गया है। ठीक है, 93 में है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है 93 में। 94 में है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का अवकाश या त्यागपत्र। अनुच्छेद 95 में है अध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की अध्यक्षता। अनुच्छेद 96 में है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने की अध्यक्षता नहीं के लिए विचाराधीन। अनुच्छेद 97 में है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपसभापति, अन्य के भत्ते। अनुच्छेद 98 में है संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 98 में है संसद का सचिवालय। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 99 में है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 में है सदनों में मतदान करने की शक्ति। अनुच्छेद 101 में है सीटों की छुट्टी। अनुच्छेद 102 में है सदस्यता के लिए योग्यता। अनुच्छेद 103 में है सदस्यों की योग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय। अनुच्छेद 104 में है
99 अनुच्छेद 99 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले बैठक और मतदान करने के लिए या योग्य नहीं होने पर यह अयोग्य होने पर दंड दिया जाएगा। अनुच्छेद 105 संसद के सदनों और सदस्यों की शक्तियाँ। अनुच्छेद 106 सदस्यों के वेतन एवं भत्ते के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 107 विधायकों को पुनः स्थापित करने और पारित करने के संबंध में। अनुच्छेद 108 में है कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 में है धन विधेयक से संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 में है विधायकों पर स्वीकृति या अनुमति। अनुच्छेद 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 113 में है अनुमानों के संबंध में संसद में प्रक्रिया। अनुच्छेद 114 में है विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 115 में है अनुपूरक अतिरिक्त या अधीन अनुदान। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 116। इसमें बताया गया है लेख पर वोट, क्रेडिट वोट और असाधारण अनुदान। अनुच्छेद 117 में बताया गया है वित्त विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 118 में बताया गया है प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 119 में बताया गया है वित्तीय व्यवसाय में संसद में कानून द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 119 में क्या बताया गया है तो वित्तीय व्यवसाय में संसद में कानून द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 120 में बताया गया है संसद में भाषण या प्रयोग होना। अनुच्छेद 121 में बताया गया है संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 22 में बताया गया है 122 में न्यायालय का संसद की कार्यवाही की जांच न करना। अनुच्छेद 122 में बताया गया है न्यायालय का संसद की कार्यवाही की जांच न करना। नेक्स्ट है अध्याय 3 के बारे में पढ़ेंगे जिसमें राष्ट्रपति के विधायी शक्ति के बारे में बताया गया है, जिसमें अनुच्छेद 123 में है। तो अनुच्छेद 123 में संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 4 न्यायपालिका के बारे में बताया गया है, जिसका वर्णन न्यायपालिका के बारे में हम 124 से लेकर 147 अनुच्छेद तक पढ़ेंगे। तो 124 में है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 124 ए में बताया गया है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में। अनुच्छेद 124 बी में बताया गया है आयोग के कार्यकाल। अनुच्छेद 124 सी में बताया गया है कानून बनाने की शक्ति संसद को है। इंपॉर्टेंट है, कानून बनाने की शक्ति संसद को है, अनुच्छेद 124 सी में है। ठीक है। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताया गया है 126 में। 127 में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है 127 अनुच्छेद में। तो अब हम नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं 128। तो 128 अनुच्छेद में बताया गया है उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्ति। अनुच्छेद 129 में बताया गया है सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड कोर्ट होगा। अनुच्छेद 130 में बताया गया है सुप्रीम कोर्ट की सीट के बारे में। अनुच्छेद 131 में बताया गया है उच्चतम न्यायालय का मूल्य अधिकार क्षेत्र। अनुच्छेद 131 ए को अभी निरस्त यानी कि खाली रखा गया है। अनुच्छेद 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय की अपील में उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिता 132 में बताया गया है। अनुच्छेद 133 यहाँ पे अनुच्छेद 133 को नहीं दिया गया है तो इसको हम बता देते हैं। इसमें दिया गया है दिवाली मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों की अपील में उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 134 में बताया गया है आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 134 ए में बताया गया है उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। अनुच्छेद 135 में बताया गया है मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालय की आधिकारिक और शक्तियों का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। अनुच्छेद 136 में बताया गया है उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेष अनुमति। अनुच्छेद
37 में बताया गया है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेश की समीक्षा के बारे में। नेक्स्ट अनुच्छेद है 138। इसमें बताया गया है उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार। अनुच्छेद 139 में बताया गया है कुछ रिट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का प्रावधान। अनुच्छेद 139A में बताया गया है कतिपय मामलों का हस्तांतरण। अनुच्छेद 140 में बताया गया है उच्चतम न्यायालय की सहायक शक्तियाँ। अनुच्छेद 141 में बताया गया है उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून संबंधी न्यायालय के लिए बाध्यकारी के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 141 में। तो अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 142 जिसमें बताया गया है उच्चतम न्यायालय में खोज के संबंध में आदेश। अनुच्छेद 143 में बताया गया है सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 144 में बताया गया है सिविल और न्यायिक प्राधिकरण सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करेगा। अनुच्छेद 144A को अभी निरस्त यानी खाली रख दिया गया है, अगर कुछ आगे कुछ आएगा तो उसमें जोड़ दिया जाएगा। अनुच्छेद 145 में बताया गया है न्यायालय के नियम आदि के बारे में। अनुच्छेद 146 में बताया है अधिकारी सेवक उच्चतम न्यायालय के खर्चे के बारे में। अनुच्छेद 147 को अभी भी खाली रख दिया गया है, कुछ आगे आएंगे तो उसको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। अध्याय 5 भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षा। तो ये जो CAG है इसमें अभी अध्यक्ष वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये जो CAG है इसका वर्णन अनुच्छेद 148 से 151 तक देखने को मिलता है। तो अनुच्छेद 48 में बताया गया है भारत की नियंत्रण और महालेखा परीक्षा, मतलब भारत के CAG कहाँ पे होगा, अनुच्छेद 148 में वर्णन है इसके बारे में। अनुच्छेद 149 में ही नियंत्रण महालेखा परीक्षा के कर्तव्य और शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 में है संघ और राज्य के खातों में परिवर्तन। अनुच्छेद 151 में है लेखा परीक्षा रिपोर्ट। CAG अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। तो आई होप आपने मतलब 52 से लेकर 151 तक के अनुच्छेद को अच्छे से समझे। तो हमने इसको 2-3 पार्ट में कंप्लीट किए हैं और ताकि आपको समझने में आसानी हो।